वेल फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आज की इस हमारी न्यू वीडियो में। बेसिकली ये पहली वीडियो होने वाली है इकोनॉमिक सब्जेक्ट के ऊपर। तो हम सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से हम अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में। क्लास 11th इकोनॉमिक्स। रही क्लास 11th में इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो क्लास 11th में आपको दो सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, जिसको क्या नाम है, दो नाम से कर दिया जाए, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको क्या नाम है, पहली बुक का क्या नाम है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। एंड द पार्ट बी जो है उसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इनके वेटेज की बात करें तो ये जो स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है इसका वेटेज क्या नाम है 40 मार्क्स का है, और ये जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका भी वेटेज क्या नाम है 40 मार्क्स का है। तो जो आपका फाइनल एग्जाम आने वाला है मेन पेपर में, वो आपका 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है, 80 मार्क्स का। और जो रेस्ट 20 मार्क्स जो बचे हुए हैं आपको, वो 20 मार्क्स का नाम है आपके प्रोजेक्ट वर्क। जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे एज ए असाइनमेंट, एज अ वाइवा, या जो क्लास टेस्ट आप स्कूल में देंगे, उसके हिसाब से आपको जो 20 नंबर मिलेंगे। जिस हिसाब से आपका ये जो इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है वो 100 मार्क्स का होने वाला है क्लास 11th में। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पार्ट बी, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का यह पहला चैप्टर होने वाला है, पहली वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पार्ट बी, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की पहली वीडियो होने वाली है। तो इस पहली वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन यानी कि पहला यूनिट इंट्रोडक्शन का है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसको रफ करते हैं और अब हम जानते हैं पार्ट बी के इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन वाली यूनिट में आपको क्या नाम है, टीआर जैन की बुक के अनुसार आपको दो चैप्टर पढ़ने को मिल जाएंगे। पहले चैप्टर के अंदर क्या नाम है, आपको क्या नाम है देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। क्योंकि आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन क्या रहेगा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में रहेगा। देन नेक्स्ट जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा, नेक्स्ट पार्ट आपको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है तो आपको केवल इंट्रोडक्शन ही दिया जाएगा। देन उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। देन आपको देखने को मिल जाएगा इकोनॉमी का डेफिनेशन क्या होता है, एंड टाइप ऑफ इकोनॉमी के कितने प्रकार हैं आपको ये देखने को मिलेगा। आपके यूनिट फर्स्ट के जो लेसन 1 है इसके अंदर आपको क्या नाम है ये सब टॉपिक पढ़ने को मिल जाएगा। देन रही बात लेसन 2 की बात, यूनिट फर्स्ट के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में इसके अंदर आपको पढ़ने को मिल जाएगा क्या नाम है, सेंट्रल प्रॉब्लम फॉर इकोनॉमी की क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, इसके अंदर आपको कुछ की पॉइंट्स पढ़ने को मिल जाएगा। जैसे कि पहला क्या नाम है, कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स हो सकती है। पहले सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करें तो हो जाएगा व्हाट टू प्रोड्यूस,
व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। इन जनरली इसका क्या नाम है, पूरी एक्सप्लेन वीडियो में क्या नाम है जो आने वाले फर्दर वीडियो उसके अंदर मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ व्हाट टू प्रोड्यूस में ये रहेगा क्या प्रोड्यूस किया जाए। जैसे कि यहाँ पे एक हो सकता है कि राइस प्रोड्यूस किया जाए, कि व्हीट प्रोड्यूस किया जाए, कि पल्स प्रोड्यूस किया जाए, कौन सी चीज प्रोड्यूस की जाए, ये एक है प्रॉब्लम चॉइस क्रिएट करता है व्हाट टू प्रोड्यूस इकोनॉमी के अंदर। देन है नेक्स्ट रहता है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब जो चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको किस हिसाब से प्रोड्यूस करें, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जैसे कि कैपिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ये बताता है हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर। ये भी एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। द नेक्स्ट हैगा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस किया जाए कि पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस किया जाए, ये भी एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। देन उसके बाद इसी लेसन 2 में आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी लेसन 2 में आपको पढ़ने को मिल जाएगा पीपीसी कर्व, पीपीसी कर्व के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको पढ़ने को मिल जाएगा इस जो लेसन 2 के फाइनल जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेसन 1 इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या होती है और टाइप ऑफ इकोनॉमी कितने प्रकार की इकोनॉमी है, इन सभी चीज के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम आपको वेस्ट ना करते हुए तुरंत इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके तो इकोनॉमी की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जनरली जो क्या नाम है एक नंबर में क्या नाम है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी सन 1776 ईस्वी में, जिस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी बुक का नाम भी आप याद कर लें, इनकी बुक का जो नाम इन्होंने 1776 ईस्वी में पब्लिश की थी उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें इन्होंने बड़ी ही अच्छे तरीके से क्या नाम है इकोनॉमिक्स के जितने भी थ्योरीज जैसे कि थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ डिमांड, इन सभी को क्या नाम है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था इनके कॉन्सेप्ट को। तो इसलिए क्या नाम है एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। देन अब बात की जाए इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। तो जनरली इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन यही होती है कि इकोनॉमिक्स क्या नाम है हाउस होल्ड मैनेजमेंट है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट है, हाउस होल्ड को किस हिसाब से मैनेज किया जाता है। जैसे कि अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में बात किया जाए तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या स्टडी किया जाता है कि ह्यूमन जो इंसान है वो किस हिसाब से अपने पैसे को खर्च कर रहा है एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर। क्योंकि यहाँ पे दो एजप्शन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, यहाँ पे एजप्शन क्या मानी जाती है, एजप्शन क्या मानी जाती है, रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और देन क्या नाम है इंसान की वांट्स हैं अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वांट्स बोले तो इच्छाएं, वांट को लिख सकते हैं इच्छाएं। तो इच्छाएं जो है ह्यूमन बीइंग की एज अ पर्सन इच्छाएं अनलिमिटेड है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है लिमिटेड है। तो इसी को क्या नाम है, यही टर्म है या आपकी जो एजप्शन है यही टर्म आपकी तो हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये मैंने आपको एजप्शन बताई थी कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स क्या नाम है अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात की जाए तो इन्हीं दो टर्म्स की वजह से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बनेगी। क्या नाम है इकोनॉमिक्स के अंदर क्या नाम आता है कि जो इंसान है, जो ह्यूमन बिहेवियर है वो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अपने आप को कितना मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन कर पाता है, इन सभी चीज का अध्ययन क्या करना है, इन सभी चीज के अध्ययन को क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक इज अ साइंस बाय विच अ human being is maximize his wants
अंडर द लिमिटेड रिसोर्सेज, बाय यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रोड्यूसर किस हिसाब से अपने जो वांट्स है, अपने नीड्स हैं, वो उसको किस हिसाब से मैक्सिमाइज कर पाता है, इन सभी चीज को क्या नाम है, इकोनॉमिक्स के अंदर दिखाया जाता है। तो इसकी अब एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इकोनॉमिक्स is a science which study the human behavior related to their economic problems related to their economic problems for maximizing his क्या मैक्सिमाइज करना चाहिए, वो क्या नाम है, अपनी वांट्स, मैक्सिमाइजिंग हिज वांट्स या कहें नीड्स, वो अपने नीड्स और वांट्स को मैक्सिमाइज करना चाहेगा। और किसके अंदर, while using a limited resources। तो ये जो एक तरीके से डिफाइन है कि इकोनॉमिक इज अ साइंस विच स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड टू देयर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक एक साइंस है जो कि एक ह्यूमन के क्या बिहेवियर को अध्ययन करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है। वो किस हिसाब से होता है, जिसके अंदर क्या नाम है, ह्यूमन बीइंग क्या नाम है, वो मैक्सिमाइजिंग हिज वांट्स, वो क्या नाम है, अपने वांट्स या नीड्स को मैक्सिमाइज करना चाहेगा while using a limited resource। लिमिटेड रिसोर्स का इस्तेमाल करके वो अपने जो उसकी जो प्रॉफिट है या कहे तो मैक्सिमाइजिंग वांट्स, जितनी उसकी इच्छाएं उसको पूरी करने की चाहेगा। इसको आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, वांट्स ज्यादा हो गया वीडियो में, तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। इसके अंदर ये जो दो एजम्पशन है वो हमेशा याद रखना, जिससे अगर आप बुक में भी पढ़ेंगे तो आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ओके, तो मैं यहाँ क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल एक लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि हमारे पास क्या नाम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है 100 रुपीज, घर वालों ने दिए 100 रुपीज फॉर मेडिसिन, लेकिन हम गए रास्ते में, हम गए ऑन द वे, हम हैं ऑन द वे, और हमने क्या देखा, एक क्या नाम है स्टॉल देखा, फास्ट फूड का स्टॉल हमने क्या नाम है देखा, और हमारे जेब में कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है। हमारा मन कर रहा है क्या नाम है, हम वो फास्ट फूड की दुकान पे जाएं और क्या नाम है जो फास्ट फूड है उसको क्या करें, कंज्यूम करें। तो यहाँ पे क्या आया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट हुआ, क्योंकि आपके जेब में पैसे हैं मेडिसिन लाने के लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको भी कंज्यूम करना चाहते हैं। तो इसमें आप किस तरीके से अपनी जो इच्छा है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इस ये जो लिमिटेड जो रिसोर्सेज आपके हैं, इसी के अंदर आप अपनी दोनों इच्छाओं को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, इसी चीज को समझना क्या नाम है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। जो आपका ये क्लियर जो डेफिनेशन है आपकी बुक में दी है, आप आसानी से जब पढ़ेंगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देन हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो क्या नाम है आप कमेंट कर देना, लेकिन मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं आएगा। अगर आपने ये वीडियो देखा उसके बाद अगर आप अपनी बुक को रीड आउट करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं आने वाला है। और ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट क्या नाम है, ये आप जरूर से जरूर याद रखना, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो इसको भी मैं रफ कर देता हूँ। मेरा यहाँ पे मेन मोटिव है आपको क्या नाम है डेफिनेशन को क्लियर कराना। आप बुक से भी उसको पढ़ के क्या नाम है उस लाइन को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, आपके पेपर में लिखने के लिए वो आसानी रहेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपकी वो जो बुक की लाइन है वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर होना चाहिए।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। माइक्रो इकोनॉमिक्स आजकल इसकी क्या डेफिनेशन होने वाली है। हम जो पार्ट बी जो चैप्टर बुक है उसी का नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जानते हैं। तो माइक्रो का मतलब ही क्या है, माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल। तो यहाँ पे क्या नाम है, इसका मतलब है कि ऐसी इकोनॉमिक्स जो क्या नाम है स्मॉल यूनिट्स पे डील करे। तो इसको क्या नाम है, एज ए डेफिनेशन अगर क्या लिखा जाए, स्मॉल बोले तो एज अ, अगर एज अ इंडिविजुअल लेवल देखा जाए, एज अ इंडिविजुअल लेवल बात किया जाए, एज अ कंज्यूमर के बारे में बात किया जाए, कंज्यूमर लिख लिया जाए, या इंडिविजुअल कंज्यूमर लिख लिया जाए, या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर लिख लिया जाए, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर लिख दिया जाए, या अफर्म लिख लिया जाए, तो वो सब क्या नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाए। मतलब कि स्मॉल यूनिट्स, यहाँ पे इसका सीधा सा मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद economic problems related to a small units such as individual, a firm, a consumer एटसेट्रा। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे क्या नाम है आप एग्रीगेट ओवर बात नहीं करोगे, आप बात करने वाले हो एक सिंगल पर्सन के बारे में, एक सिंगल प्रोड्यूसर के बारे में। अगर आप एनालाइज करने जा रहे हो तो एज ए कंज्यूमर आप पूरे मार्केट के कंज्यूमर के बारे में एनालाइज नहीं करने वाले हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप बात करने वाले हो एक सिंगल कंज्यूमर के ऊपर। जैसे मैं मार्केट में गया तो अगर कोई एनालाइजर है जो एनालाइज करने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो वो केवल मेरा डाटा देखेगा, मैंने क्या परचेज किया है, मेरे परचेज करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उन सभी चीज का जो एनालाइज होगा वो एक इंडिविजुअल पर्सन पे होगा, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर पे होगा, एक इंडिविजुअल क्या नाम है आपके फर्म के ऊपर होगा। तो ये सारी चीजें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट की बात की जाए तो इसी के क्या नाम है कंपोनेंट को कर दिया गया है, 3 प्रकार के इसके कंपोनेंट बताए गए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। कंपोनेंट्स बोले तो घटक है, इसके 3 प्रकार के घटक बताए गए हैं। पहला थ्योरी ऑफ कंज्यूमर की थ्योरी बताई गई है, जिसको क्या नाम है और में बोला गया है थ्योरी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट बात किया जाएगा थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर, क्योंकि हम यहाँ इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं तो एक सिंगल कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे तो उसकी डिमांड को देखेंगे। देन यहाँ बात किया गया थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर की बात जब होगी तो होगी क्या नाम है इसका, और ये और बोले तो दूसरा नाम क्या आएगा इसका, थ्योरी ऑफ सप्लाई। देन क्या नाम है थर्ड कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ प्राइस, कि कैसे क्या नाम है मार्केट में प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, कैसे मार्केट में प्राइस की सेटलमेंट होती है। तो आपको इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के पूरे बुक में ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने को मिलेगा, ये पूरे बुक में आपको यही कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि अब इसके बाद हम बात करें क्या नाम है थ्योरी ऑफ प्राइस हो गया, और जो मेन जो इसका इकोनॉमिस्ट जो होते हैं बड़े बड़े अर्थशास्त्री, वो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को है उसको क्या बोल देते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस के नाम से भी जानते हैं, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉन एज अ थ्योरी ऑफ प्राइस। देन ये मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप क्या नाम है बुक में इसको रीड आउट करेंगे तो आई होप आपको ये वेरी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं यही मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इसको बात करने से पहले इसको रफ कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है,
अब मेरे को समझ में आ रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब, हो सकता है किसी को ना समझ रहा है, तो मैक्रो का मतलब मैं बता देता हूँ। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। लार्ज की बात की जा रही है। अब यहाँ पे हम सिंगल पर्सन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम मार्केट के अंदर सभी कंज्यूमर की बात करने वाले हैं, सभी को, इसका एक जनरल टर्म बोले तो एग्रीगेट लेवल पे बात करने वाले हैं हम यहाँ पे। एग्रीगेट लेवल पे बात करने वाले। एग्रीगेट का मतलब होता है सम ऑफ। एग्रीगेट का क्या मतलब होता है? सम ऑफ ऑल कंज्यूमर हम देखने वाले हैं मार्केट में, किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो यही हम पढ़ने वाले हैं। और इसकी जो जनरल डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज related to economy as a whole। तो यहाँ होल की बात की गई, पूरे इकोनॉमी के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या नाम है, जो कंज्यूमर होंगे तो पूरे कंज्यूमर को देखा जाएगा, प्रोड्यूसर की बात होगी तो पूरे प्रोड्यूसर के बारे में देखा जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये क्या नाम है, ये जनरल डेफिनेशन जो होगी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन होगी। अब इसके कंपोनेंट की बात कर लिया जाए तो जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट देखे थे, तो इसमें भी कंपोनेंट्स हैं, तो इसके कंपोनेंट्स की भी बात कर लेते हैं। सॉरी फॉर डैट कि मैंने इसको मिटा दिया है। अगर आपको इसको री नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, फिर आप इसको इजीली नोट कर सकते हैं, या तो आपके बुक में भी सब लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम पढ़ने वाले कंपोनेंट्स के बारे में। इसके कंपोनेंट्स, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पूरे इकोनॉमी के बारे में। तो इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या देखना है? इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, पहला कंपोनेंट बताता है। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होगा? उसका सिचुएशन हैगा AD इक्वल टू AS। अब यहाँ AD क्या टर्म आ गया? AD, A से बोले एग्रीगेट, D से बोले डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, और यहाँ A से बोले एग्रीगेट, S फॉर सप्लाई। जब डिमांड और सप्लाई बराबर होगा तब क्या नाम है आपका जो हैगा मार्केट हैगा, वो जो इकोनॉमी है वो पूरा संतुलन में रहेगा। ये जो है इसका नाम हम दे देते हैं, इसका जो नाम हैगा वो हैगा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो हैगा डिसइक्विलिब्रियम का सिचुएशन, कि जब सिचुएशन रहेगा डिसइक्विलिब्रियम का तब क्या होगा इकोनॉमी के अंदर? डिसइक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम का हिंदी में मतलब समझा देता हूँ। इक्विलिब्रियम का हिंदी में मतलब होता है संतुलन, और डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है असंतुलन, अनबैलेंस बोले तो असंतुलन। ठीक है, तो डिसइक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी, तो इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? आपका जो AD है, AD क्या नाम है? या तो कम होगा AS से, या सेकंड सिचुएशन क्या बनती है? AD क्या है आपका AS से ज्यादा होगा। अब यहाँ पे ये जो दो सिचुएशन बनी डिसइक्विलिब्रियम इकोनॉमी की, तो ये जो है AD कम है AS का, तो इसका क्या दिखाता है कि सप्लाई जो है इकोनॉमी में ज्यादा है। जब इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा होता है तो क्या होता है? मंदी होती है, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है सामान को खरीदने के लिए। जब लोगों के पास पैसे नहीं है तो वो क्या मंदी की सिचुएशन हुई, जिसको क्या कहते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। नेक्स्ट जो बात करते हैं, अब यहाँ पे क्या नाम है, डिमांड ज्यादा हो रही है, लोगों के जेब में पैसे हैं और क्या नाम है सप्लाई इतनी नहीं हो पा रही है। लोग खड़े हैं भैया कि हमें सामान दो, लेकिन प्रोड्यूसर कह रहा है भाई स्टॉक तो खत्म हो गया, आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ क्या सिचुएशन हुई? यहाँ इन्फ्लेशन की सिचुएशन हुई, लोगों के पास क्या नाम है पैसे भरे हुए इन्फ्लेशनरी गैप, बोले तो महंगाई का समय। ठीक है, तो अब इसका एक और घटक हैगा, उसको क्या नाम है, इसको रफ कर देता हूं। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लें, या तो वीडियो को पॉज करके इसको आराम से नोट कर लें। ठीक है, तो अभी हम इसको रफ करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे घटक के बारे में। तो तीसरा घटक क्या हैगा? अभी हमने पढ़ा क्या? डिसइक्विलिब्रियम। तो तीसरा घटक इसी बात को क्या करता है, क्या नाम है, करेक्शन।
तीसरा घटक बात करता है करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम इकोनॉमी के बारे में बात करता है। ये थोड़ा इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग अगर गलत हुई हो तो उसको ध्यान मत देना, इग्नोर करना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि तीसरा जो है घटक वो बात करता है करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इकोनॉमी। तो इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पे क्या नाम है आपको जो पढ़ने को मिलेगा डिसइक्विलिब्रियम जो सिचुएशन हमने पढ़ा था क्या कि एडी जो हैगा वो क्या नाम है कम हो सकता है एयर से, या क्या नाम है एडी क्या है ज्यादा हो सकता है एयर से। तो ऐसा कौन सा क्या मेथड को फॉलो करे कि जिससे कि इसको करेक्ट कर दिया जाए। तो उस मेथड को फॉलो करने के लिए दो तरीके के मेथड सरकार ने फॉलो किए। पहला आएगा मॉनेटरी पॉलिसी, देन नेक्स्ट बात किया गया है इसका फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी, अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या नाम है डायरेक्ट ऐसी पॉलिसी अपनाई गई है जिसके हिसाब से क्या नाम है पैसे को इस हिसाब से रोक लिया जाए जिसकी वजह से महंगाई और क्या नाम है मंदी में कमी किया जा सके डायरेक्ट पैसों के जरिए, मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट इस तरीके का क्या नाम है इनडायरेक्ट तरीका अपनाती है, वो जो है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी या मंदी के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। ये इनडायरेक्ट तरीका है, ये क्या नाम है डायरेक्ट तरीका है। आपको ये पूरा जो डीप में अगर पढ़ना है तो आपको ये 12वीं क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के दोनों के कंपोनेंट और इनकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। कब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इनके डिफरेंस के बारे में। डिफरेंस 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। डिफरेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जितना सिंपली हमने ये सारे कॉन्सेप्ट अभी पढ़े सब उसी के हिसाब से हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या माइक्रो, यहाँ पे लिखते हैं मैक्रो, कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या है इट डील्स विद स्मॉल यूनिट्स, क्या लिखा है स्मॉल यूनिट्स। देन यहाँ पे लिख दो कि इट डील्स विद लार्ज यूनिट्स, इट डील्स विद लार्ज यूनिट्स और इकोनॉमी एज अ होल। एक पॉइंट बना। दूसरी पॉइंट की बात किया जाए, दूसरा पॉइंट क्या बनता है, क्या नाम है इसको क्या कहा जाता है दिस इज ऑल्सो नॉन एज प्राइस, एक मिनट, थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ प्राइस। देन अब रही बात इसकी डेफिनेशन की बात, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है दिस इज नॉन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बनता है, इसके कंपोनेंट बता दो कि भाई कंपोनेंट इनके क्या क्या है कंपोनेंट्स। तो इसके क्या कंपोनेंट बताए थे, इसके मैंने कंपोनेंट पहला क्या बताया था थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसको कंज्यूमर वाली भी कहा था मैंने। देन नेक्स्ट मैंने कंपोनेंट बताया था थ्योरी ऑफ सप्लाई। देन मैंने नेक्स्ट इसका बताया था थ्योरी ऑफ प्राइस। ये 3 कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ प्राइस। देन इसमें क्या नाम है, इसके कंपोनेंट में भी आप लिख सकते हो कंपोनेंट्स। तो इसका कंपोनेंट्स मैं थोड़ा ब्रीफ में लिखता हूँ। पहला क्या नाम है इक्विलिब्रियम का सिचुएशन बताया था AD इक्वल टू AC। दूसरा मैंने सिचुएशन बताया था डिसइक्विलिब्रियम का कि AD लेस देन AS हो सकता है या AD ग्रेटर देन AS हो सकता है। अब ये AD/AS क्या होता है वो भी बताया था, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, जो कि आपको कॉन्सेप्ट जो है 12वीं क्लास में पढ़ने को मिलेगा। देन नेक्स्ट हमने क्या नाम है इनके करेक्शन के बारे में बताना था कि करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो करेक्शन करने के 2 पॉलिसी है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बस आप इसी हिसाब से क्या नाम है इसके क्या नाम है डिफरेंस को भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आए होंगे। अगर आपको और एक्स्ट्रा पॉइंट देखना है तो आप अपने बुक को कवर कर सकते हैं, उसको रीड आउट जरूर करना अपने बुक को एक बार।